नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से आप सबके समक्ष एक और वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे निबंध के विषय में, जो कि बिहार बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हर बोर्ड में इसका महत्व समान ही रहता है। तो बच्चों, हम ये जाने कि निबंध होते कितने तरह के हैं, किस तरह के होते हैं। तो पहले हम उसको जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि इसको लिखना कैसे है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता कि निबंध किस प्रकार का है, क्योंकि आपको निबंध के विषय में नहीं लिखना है, बल्कि आपको निबंध लिखना है। लेकिन फिर भी हम जान ज़रूर लेते हैं कि होते कितने तरह के हैं निबंध। निबंध कुछ विद्वानों के अनुसार 3 तरह के होते हैं: भावनात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक। किंतु कुछ विद्वान इसमें एक और तरह के निबंध को जोड़ते हैं, जिसको विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक कहते हैं। तो हम इन चारों तरह के निबंधों के बारे में जानते हैं। पहला जो है भावनात्मक निबंध, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें मनुष्य के भावों के बारे में बताया जाता है, जैसे मित्रता, सत्संगति, देश प्रेम, मीठी वाणी, कर्तव्य। ये सब चीज़ें जो हैं वो भावों को बताते हैं मनुष्य के, तो वो कहलाते हैं भावनात्मक निबंध। दूसरे निबंध होते हैं विचारात्मक, जिसमें आप अपने विचार रखते हैं समाज के किसी विशेष विषय पर या किसी घटना पर आप अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो वो कहलाते हैं विचारात्मक। जैसे जनसंख्या, आपके एक पाठ में है भीड़ में खोया आदमी, जनसंख्या जो विचारात्मक निबंध है। तो जनसंख्या हुआ, या आतंकवाद है, जैसे सद्भावना है, या एकता है, या धर्मनिरपेक्षता है। ये सारे विषय जो हैं वो ऐसे विषय हैं जिस पर हम विचार करते हैं, अपना मत प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्रजातंत्र, लोकतंत्र, इन चीज़ों के बारे में, शिक्षा नीति, इन विषय में हम अपने विचार रखते हैं, तो वो कहलाते हैं विचारात्मक निबंध। तीसरे प्रकार का निबंध होता है वर्णनात्मक, जिसमें कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में वर्णन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई यात्रा की है, उस यात्रा का वर्णन होगा। मान लीजिए आपने कोई दृश्य देखा है, उस दृश्य का वर्णन करना है, या फिर आप अपने प्रिय त्यौहार का, प्रिय पुस्तक का, या किसी ऐसे पर्वतीय क्षेत्र का, मैदानी इलाके का, इन चीज़ का जब वर्णन करते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि सामने वाला उस चीज़ को पढ़कर एक चित्र बनाता है अपने मन में उस विषय में, जिसको कि आप निबंध में लिख रहे हैं, तो वो कहलाता है वर्णनात्मक निबंध। चौथा प्रकार है विवरणात्मक निबंध या विश्लेषणात्मक निबंध। बच्चों, इस तरह के निबंध में हम किसी चीज़ के विषय में विवरण देते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में डिटेल बताते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि कोई ऐतिहासिक पौराणिक घटना घटी हो, उस घटना के बारे में बता रहे हैं, किसी युद्ध के विषय में हम बता रहे हैं, तो उसमें वो विवरण डिटेल में बताया जाता है। फिर आप अपने प्रिय कवि या लेखक के विषय में बता रहे हैं, या कोई आंदोलन ऐसा है उसके विषय में बता रहे हैं, किसी की जीवनी आप बता रहे हों, तो ये क्या है, ये कहलाते हैं विश्लेषणात्मक निबंध। बच्चों, इसी में आते हैं वैसे निबंध जो आपको आलोचना करने होते हैं। मतलब कि कई बार आपको दिया जाता है, कोई एक विषय दे दिया गया, उसके पक्ष में और विपक्ष में आपको अपना मत रखना है, तो वो क्या है, पक्ष में और विपक्ष में आप उसकी आलोचना करेंगे, उसके विषय में निकालेंगे डिटेल कि उसमें क्या अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आप संयुक्त परिवार के बारे में लिख रहे हैं और एकल परिवार के विषय में लिख रहे हैं, आपसे पूछा गया संयुक्त परिवार के पक्ष और विपक्ष में मत रखिए, तो आप पक्ष में भी कुछ बातें बताएंगे कि हाँ, अच्छा होता है संयुक्त परिवार में, बच्चों को बड़ों का साथ मिल जाता है, अकेलापन नहीं होता है, किसी तकलीफ में, किसी दर्द में सब मिलकर हंसते हैं, बोलते हैं, तकलीफ बांटते हैं। दूसरा, जब हम उसके बुराइयों को ढूंढते हैं, यानी उसके हम विपक्ष में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े परिवार में कलह ज़्यादा होता है, अशांति ज़्यादा हो सकती है, खर्च भी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ
पक्ष में और विपक्ष में उसकी आलोचनाएं करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं विवरणात्मक निबंध। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देख लिया कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, और आपने ये भी समझ लिया कि उन प्रकारों में निबंध कैसे कैसे निबंध होते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है, और मैं यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ, क्योंकि मुझे चेक करने के लिए जब मिलता है तो मैं इस चीज़ को देखकर बहुत अच्छा महसूस नहीं करती, तो इसलिए आग्रह ही से समझ लीजिए कि जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप प्रश्नों को पढ़ें। आपको 2, 3, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उन चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़िए। सोचिए कि कौन सा विषय ऐसा है जिस पर आप कुछ लाइनें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, विषय आप जब भी देखते हैं तो आपको लगता है कि आप सब विषय के बारे में जानते हैं, सबके बारे में कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही 4 लाइन 6 लाइन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिखते हैं, बस उसके बाद क्या होता है कि आपकी जानकारी ख़त्म, और आप फिर क्या करते हैं, उसी लाइन को रिपीट रिपीट रिपीट। तो प्लीज़ रिपीटेशन से बचिए, एक ही बात को बार बार मत लिखिए। पहले जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप देखिए कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादा लिख पाने की संभावना है। जानते हालांकि आप चारों विषय में हैं, लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें गहराई से आपकी जानकारी नहीं है, उसमें अपने विचार देना या लिखना, इसकी गुंजाइश भी बहुत कम होती है। तो ऐसे विषय को चुनें जिसमें गुंजाइश ज़्यादा हो, ज़्यादा नॉलेज आपको हो, जिसके बारे में कुछ उदाहरण भी आप दे सकें, तो वैसा विषय चुन लीजिए। और उसके बाद मन में कुछ पॉइंट्स तैयार कीजिए और उन पॉइंट्स को सिंक्रोनाइज तरीके से लिखिए। ऐसा नहीं कि पहले परिणाम लिख दिया, उसके बाद कारण लिख रहे हैं, उसके बाद निवारण लिख रहे हैं, नहीं, कारण पहले होगा, फिर परिणाम होगा, फिर निवारण होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और पहले ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप लिख देंगे कि बहुत सारे आतंकवादी हो गए हैं और दुनिया खतरे में है, लेकिन बाद में आप लिखें कि आतंकवादी बन कैसे रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। नहीं, उन चीज़ों को सिंक्रोनाइज करना, एक दूसरे से मेल बिठाना, एक लाइन का दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन का तीसरी लाइन से मेल बिठाना बहुत आवश्यक होता है। और अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे लगे जो कि बहुत अच्छे हैं तो उनको क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और उसके बाद लिखिए। पूरी लाइन अंडरलाइन करने नहीं कह रही हूँ, बस उस मुख्य बिंदु को अंडरलाइन कीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। अब हम निबंध को लिखने का तरीका समझेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि निबंध को कुछ भागों में बांट देते हैं। मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं। पहला परिचय होता है, दूसरा उसका विवरण होता है, वर्णन होता है, और तीसरा भाग होता है उसका निष्कर्ष या उपसंहार। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, इन मुख्य भागों को भी कुछ विशेष भागों में बांट देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब जांचकर्ता जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो आपके निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं, तो जैसे कि आप कोई पिक्चर के ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर देख करके आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पिक्चर कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, आप अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर उसके बाद आप उस पिक्चर को देखने जाते हैं, अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगता है तो, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आप नहीं जाते देखने। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा है लेकिन पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है, आप बिल्कुल मायूस होकर लौटते हैं वहाँ से। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेलर अच्छा नहीं है और पिक्चर बहुत अच्छी होती है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि अगर ट्रेलर अच्छा है तो पिक्चर भी अच्छी होती है, यानी कि जो शुरुआत होता है उससे इंसान अपना विचार बनाता है उस विषय में। उसी प्रकार जब आप निबंध लिखते हैं तो एग्जामिनर आपकी शुरुआती पैराग्राफ को देखकर, आपके लेखन कौशल को देखकर उस निबंध के प्रति अपनी रुचि समझते हैं, बनाते हैं और उस तरह से चेक करते हैं। तो अगर परिचय अच्छा होगा तो यूँ समझ लीजिए कि आपके पिक्चर का ट्रेलर अच्छा है और उस पिक्चर को अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि ट्रेलर आप अच्छा करें। ट्रेलर मतलब जो परिचय है उसको हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। पहला जो है वो भूमिका रखिए,
भूमिका कहने का मतलब बेस, कि आप किस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अपने किसी यात्रा के विषय में बता रहे हैं, तो शुरुआत इस प्रकार से कीजिए कि यात्रा क्या है, कैसे है और क्यों करनी चाहिए। आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं कि मानव जीवन जो है जिम्मेदारियों, कर्तव्यों और एक ढर्रे पे चलते चलते कुछ समय पश्चात उत्साह में कमी महसूस करने लगता है, बोर होने लगता है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस एक रास्ता को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान समय समय पर कुछ अलग करे, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है यात्रा करना। क्योंकि यात्राएं जहाँ हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, वहीं हमारे मन को शांति प्रदान करती है, हमारे एक रास्ता को भंग करती है। हम नई नई चीज़ें देखते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं। और अब वो भी यात्रा अगर अपने परिवार के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ हो, फिर तो क्या बात है। दोस्तों के साथ मन की जितनी भी कड़वाहट होती है उन सब को हम दूर करते हैं, और वापस जब यात्रा से लौट कर आते हैं तो जिंदगी को पूरे उत्साह से जीना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक पैरा हो गया, और दूसरा पैरा आप परिचय शुरू करते हैं कि मैं ऐसे ही एक बहुत विशेष यात्रा के बारे में आज लिखने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने डैश डैश कोई भी नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए, दोस्त के साथ हिमाचल की यात्रा पे, शिमला की यात्रा पे, कश्मीर की यात्रा पे, कहीं भी किसी पर्वतीय क्षेत्र के यात्रा पे घूमने गया था। इस प्रकार आरंभ हो गया। अब हम उसमें लिखेंगे कि किस प्रकार प्रोग्राम बना, फिर किस तरह से हम लोग गए, यात्रा भी बहुत अच्छी हुई, फिर हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे क्या नज़ारा था, पहाड़ कैसा था। अब मान लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र का वर्णन आपको लिखना है, तो आप अपनी यात्राओं को थोड़ा शॉर्ट करेंगे, छोटा करेंगे, और उस क्षेत्र का वर्णन ज़्यादा करेंगे कि पहाड़ ऐसा था, वहाँ पे ऐसे जानवर दिखे, वहाँ के लोग ऐसे थे, हमने वहाँ पे मुख्य ये चीज़ें बिकती हैं जो हमने खरीदे, हम अपने दोस्तों के साथ ऊपर पहाड़ पे चढ़े, और ऊपर चढ़ने के बाद चढ़ते समय मैं इतना थक गया, या मेरे एक दोस्त की तबीयत ख़राब हो गई, फिर हम लोग उसको लेके कुछ देर बैठे रहे, सवारी की व्यवस्था की, और जब हमें खच्चड़ या टट्टू मिला तो हम वापस लौट के आए। तो इस तरह से ये पर्वतीय क्षेत्र के वर्णन हुए। लेकिन अगर उसमें पूछा जाए आपकी यात्रा का वर्णन कीजिए, तो आप डिटेल में बताएंगे कि आप जब जा रहे थे तो आपने किस तरह क्या महसूस किया, फिर आप पर्वत पे चढ़े तो आप कैसे महसूस कर रहे थे, आपके दोस्तों का क्या व्यवहार था, फिर जब आप लौटे तो क्या हुआ, आपने वहाँ क्या खरीदा, क्या खाया, वहाँ पे आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इस प्रकार से डिटेल जब बना देंगे, लिख लेंगे। हाँ, वहाँ पे हमें एक चीज़ अच्छा नहीं लगा कि पहले कुछ साल पहले जब मैं वहाँ गया था तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि वहाँ भी गंदगी बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, माहौल ख़राब होता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अब क्या करेंगे, ये पूरा निबंध जब तैयार हो गया हमारा, तो हम लास्ट में 5-7 लाइनों की, बस बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, बस 5-7 लाइनों का एक उपसंहार लिखेंगे। क्योंकि आपकी इस मूवी का क्लाइमेक्स भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग, और बहुत लंबी खींच जाए तो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है ना। तो शुरू करेंगे, लिखेंगे कि यात्राएं बहुत आवश्यक है मन को तरोताज़ा करने के लिए, ज़िंदगी को एक बार फिर से आगे ज़िंदगी की तकलीफ़ें और ज़िंदगी के झंझटों को झेलने के लिए। लेकिन इस यात्रा में अगर मित्र का या परिवार का साथ हो तो हम अपने बहुत से तकलीफ़ों को दूर कर पाते हैं और उनके साथ अपना लगाव भी बढ़ा पाते हैं, रिश्ता मजबूत कर पाते हैं। तो इस तरह से उपसंहार के साथ ये निबंध खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है आपके स्कूल में हुए किसी मेले के बारे में, तो आप पहले शुरू करेंगे कि मेला क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक तरह से बता रही हूँ, बाकी तो आप खुद भी बहुत तरह से सोच सकते हैं, शुरू करने का कई तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक तरह से आप लिखेंगे कि भारत मेलों का देश है, यहाँ पर समय समय पर हर क्षेत्र में तरह तरह के मेले लगते हैं। कुछ मेले तो इतने प्रसिद्ध हैं जो देश और विदेश में भी जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं।
कुछ मेले विशेष होते हैं जिसमें पशु मिलते हैं, कुछ मेले विशेष होते हैं जहाँ पे फर्नीचर के कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ मेले विशेष होते हैं जहाँ लोग उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से मेले बहुत अलग होते हैं। वहाँ की रंग बिरंगी छटा, वहाँ की खुशियाँ, वहाँ के उल्लास लोगों के मन को तरोताज़ा कर देते हैं। ये हो गया मेले का विवरण। फिर आप शुरू करेंगे। इसी प्रकार का एक मेला हमारे विद्यालय में भी लगाया गया था, फलाना त्यौहार के उपलक्ष्य में, या विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में, या शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, या बाल दिवस के उपलक्ष्य में। शुरू करेंगे, आप लिखेंगे कि इस मेले में, मान लेते हैं आप ऐसा लिखेंगे कि इस मेले में आपने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टॉल लगाया। वो किस चीज़ का स्टॉल था? खेल का स्टॉल था, या कुछ खाने का स्टॉल था, या कुछ देखने का स्टॉल था, कोई कंपटीशन का था। वो आप अपने विचार से सोच के लिखेंगे, जिसके लिए आपने एक बैनर तैयार किया। आप में से एक दोस्त उस चीज़ को, लोगों को मदद करता था उस चीज़ को समझने में, दूसरा उन चीज़ों को अरेंज करता था। इन सब में आपके शिक्षकों ने कैसे सहायता किया, उन लोगों ने क्या आइडिया दिया। फिर इसको कंप्लीट करेंगे, बड़ा करेंगे, और अंत में जाकर उपसंहार लिखेंगे कि इस तरह के उत्सव जो होते हैं वो बच्चों में दलीय भावना, समय प्रबंधन, जीवन जीने की कला, कौशल आदि का विकास करते हैं। इसलिए इन सब का प्रबंध हर विद्यालय में समय समय पर होते रहना चाहिए। ये एक तरह से हो गया। आप इस तरह से भी शुरू कर सकते हैं इसी चीज़ को कि हमारे विद्यालय में हर साल कई तरह के कार्यक्रम होते हैं जिनमें कई प्रतियोगिताएं होती हैं। खेल हो, निबंध लेखन हो, गायन प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। यात्रा का कार्यक्रम होता है, और इन्हीं सब कार्यक्रमों के बीच साल में एक बार मेले का भी आयोजन होता है, जो कि हर वर्ष हमारे यहाँ क्रिसमस के उपलक्ष्य में, या विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में, या बाल दिवस के उपलक्ष्य में लगाया जाता है, जिसमें हम सारे छात्र बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इस प्रकार से इसको शुरू कर सकते हैं। मतलब बच्चों, ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरह से इसको शुरू करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए प्रदूषण है, अब प्रदूषण के बारे में आपको लिखना है, या ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में लिखना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसी तरह भूमिका बनाएंगे। भूमिका के बाद एक परिचय लिखेंगे, फिर कारण लिखेंगे। प्रदूषण का क्या कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, इस जनसंख्या का क्या कारण है, या फिर आतंकवाद का क्या कारण है जो इतना बढ़ रहा है। अब कारण लिखने के बाद उसका परिणाम लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का क्या परिणाम हो रहा है, या प्रदूषण का क्या परिणाम हो रहा है, या ग्लोबल वार्मिंग का क्या परिणाम है। तो इन परिणामों को लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, यानी कि इसका निवारण कैसे होगा। फिर निवारण भी जब कर लेते हैं, उसके बाद हम उपसंहार को लिख करके निबंध को खत्म कर देंगे। मतलब निबंध को हम कुछ भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भाग होगा भूमिका, दूसरा परिचय, तीसरा कारण, चौथा परिणाम, फिर सुझाव यानी निवारण, और उसके बाद बारी आएगी उपसंहार की। तो इन सारी चीज़ों को एक सिंक्रोनाइज तरीके में, जो कि एक दूसरे से मिलता हुआ हो, तारतम्य बैठा हुआ हो, और उस सिंक्रोनाइज तरीके से लिखकर निबंध को कंप्लीट करेंगे। आशा है कि आपको निबंध कैसे लिखना है समझ में आ गया होगा। बस सबसे पहले क्या करना है कि कुछ अपनी कल्पनाओं को थोड़ा सा विकास दीजिए। किस कल्पना के साथ आप निबंध को शुरू करने वाले हैं और किस तरह से उसका अंत करेंगे, ये जानना ज़रूरी है। बीच में कारण, परिणाम, निवारण, ये तो आपको बहुत सारी चीज़ों के पहले से पता है, और बहुत सारे विषयों के आप न्यूज़पेपर या टीवी में सुनकर समझ सकते हैं, लिख लेंगे। तो बच्चों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को समय प्रबंधन और उत्तर लिखने का तरीका भी बताऊंगी। फिलहाल इतना ही। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।